हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। लिक्विड और गैस के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में हमें देखना है सॉलिड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्यों सॉलिड को पढ़ना ज़रूरी है केमिस्ट्री में, इसके कई रीजंस आप देख सकते हैं। आपके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में ही होते हैं। जो करंट रिसर्च चल रहे हैं, जैसे सुपरकंडक्टर जो हाईयर टेम्परेचर पर खोजने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक सॉलिड है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की कोशिश की जा रही है बनाने की, वो भी एक सॉलिड है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैसेस स्टेट पर क्यों होता है। हम लोग पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के इस लेक्चर में आप जो चीज़ें सीखने वाले हैं, पहला इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड में जो उसकी खासियत होती है, और लास्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहला क्लासिफिकेशन जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर किस वजह से गवर्न होता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी आप मैटर्स को देख रहे हैं उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स कम होगा तो वो गैस होता है, या कहिए जो सबसे कम फोर्स होता है वो गैस होता है। उसके बाद थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा हुई तो वो लिक्विड बन गया, और अगर सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो वो सॉलिड बन जाता है। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को गवर्न करते हैं वो दो होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड द सेकेंड वन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दैट इज थर्मल एनर्जी। थोड़ा इसको पीछे से हम लोग रिवाइंड कर लेंगे कि ये क्या होते हैं, पर एक छोटी सी जानकारी, जैसे लिक्विड और गैस ऑल टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड। इसे हम फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं जो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। जैसे हवा बह रही होती है या फिर पानी आपका बह सकता है, लेकिन सॉलिड नहीं बहते। सो बेस्ड ऑन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड, बट सॉलिड कैनॉट फ्लो। तो देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर ये ज़्यादा है, सॉलिड के केस में ये ज़्यादा होता है, पर ये फोर्स कैसा है? ये है अट्रैक्टिव फोर्स। I can say it is attractive force between constituent particle। constituent particle क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे कि जिस पार्टिकल के उसे मिलने से सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, या लिक्विड का फॉर्मेशन हो, या गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फोर्स है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, ये मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लेकर के आते हैं। दूसरे तरफ है थर्मल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर, एंड दिस टेंड टू keep the molecules or the constituent particles apart from each other. So I can say the thermal energy, it depends on temperature, or you can say that it is the property or it is the energy associated with the temperature. And मेन चीज़ जो हमें देखना है, दैट इट टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल अपार्ट। ये फोर्स इसे नज़दीक लाने की कोशिश करता है और ये इसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। एंड द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन the net of these two forces। आप ये कह सकते हो थर्मल एनर्जी इज़ नॉट द फोर्स, ओके, अग्री, बट ये एक टेंडेंसी है
किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करें, जैसे अगर हम लोग हवा को गर्म करेंगे तो फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर की तरफ जा रहे होते हैं। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच डिसाइड्स whether the matter is going to be solid, liquid और गैस। अगर हम गैस का केस लें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो रही है और इसलिए मॉलिक्यूल्स दूर हैं। ये जो बात हुई कि मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो फोर्स उसके बीच में कम होगा। तो इस बेसिस पर छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सबसे दूर होंगे लिक्विड में, उससे नज़दीक होते हैं गैस में, और सबसे नज़दीक न के बराबर का डिस्टेंस होता है सॉलिड में। हेंस इट इज़ क्लोजली पैक्ड। दिस इज अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्योंकि एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है तो ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वी शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम के बारे में आप बड़े ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, बट द सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एंड द रीज़न हियर इज़ गिवन एज द रिजिडिटी। तो हमें देखना है कि रिजिडिटी किस वजह से होती है। तो वापस से इस चीज़ पर आते हैं। गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लिक्विड के केस में एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होगा, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो होता है पर गैसेस के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। पर जब बात होती है सॉलिड की तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कुछ इस तरह से अलाइन होंगे दैट दे विल बी हैव अ फिक्स्ड पोजीशन, और ये सिर्फ उस फिक्स पोजीशन पर ऑक्सीलेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन and these can only oscillate about their mean position। अब क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीलेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज़ लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मान लीजिए समझने के लिए मैं इसको ऐसा बनाऊं, लेट्स से एक चीज़ याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आपको जब भी स्फीयर दिखाया जाए तो आप उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ लीजिए, दैट इज से इट्स एन एटम। ये अगर मैं ऐसा बना दूं, फोकस हियर। अब आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो इसको मूव करने के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए कि आप इसको थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाएं। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे से मूव करने की कोशिश करेंगे, बट इन दिस केस इफ़ इट ट्राई टू मूव इट हैज़ नो स्पेस टू मूव। इधर से भी ब्लॉक है, 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 सब तरफ से ब्लॉक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है।
अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, न के बराबर है, इसी चीज़ को, यही रीज़न है रिजिडिटी का, और इस रिजिडिटी की वजह से ही इसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम जैसी प्रॉपर्टीज़ आती है। अभी तक मैंने जो चीज़ लिखी है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं या आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक बटन पे हिट कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इस डेफिनेशन की वजह से एक सॉलिड में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है जो जनरली लिक्विड या गैस में नहीं पाई जाती। सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। द फर्स्ट वन, दे पोजेस रिजिडिटी, जो इसके डेफिनेशन में ही है। द सेकेंड प्रॉपर्टी जिससे आप अवेयर हैं कि आप अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देखिए, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है यूजुअली ज़्यादा ही होती है, सो दे हैव हाई डेंसिटी। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कुछ एक्सेप्शंस जरूर पॉसिबल होंगे। द थर्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट हैज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिडिटी, ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिले हैं। दिस इज इनकम्प्रेसिबल। गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। आप एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट अज्यूम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि लेट्स से इफ दिस इज़ द सिलेंडर, और यहाँ पर अगर आप एक पिस्टन लगा दें, यहाँ कुछ गैसेस हैं तो आप इसको प्रेस करेगा तो इसके बीच में ये प्रेस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके पास जगह है प्रेस होने की, पर सॉलिड में ये बात नहीं होती। तो ये जो 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस, दैट इज द फर्स्ट रीज़न इज नॉट लेस, आई विल से लीस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पहला रीज़न आप ये दे सकते हैं, और ये सिर्फ अपने मीन पोजीशन से ही ऑक्सीलेट हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको भी दिया हुआ है दैट इट हैज़ द फिक्स पोजीशन, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इट कैन ऑक्सीलेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो मेन रीज़न को याद रखिए, दैट इज़ इट हैज़ द लीस्ट intermolecular distance, and I can say the second factor that you need to remember is that it can only oscillate. It can oscillate about their mean position. अगर आप गैसेस को देखें तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होंगे, ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो इज़ द केस ऑफ गैस, बट लेट्स से इन केस ऑफ लिक्विड ये कुछ और नज़दीक हो सकता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी लीस्ट, जिसकी वजह से इसे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है सॉलिड के लिए वो है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि कोई सॉलिड है जो 2 पार्टिकल को मिलकर के बना हुआ होगा। इट कुड बी एनीथिंग, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, कुछ मेटालिक सॉलिड भी हो सकता है। तो हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझते हैं। और मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है। इसी को कुछ एलेबोरेट फॉर्म में आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको ज़्यादा बेहतर देख करके समझ सकते हैं। आप अगर यहाँ देखो तो लेट्स से अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ तो ये है पहला अरेंजमेंट। अब ये जो पहला अरेंजमेंट है, दूसरा भी वैसा ही है, तीसरा भी वैसा ही है, चौथा भी वैसा ही है, एंड इट गोज़ इन द सेम वे। वेल, तो ये कहलाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि आप अगर सिर्फ इतना देखो या आप इतना देखो तो आपको चीज़ें एक जैसी दिखेगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी दिखेंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी दिखेंगे। सो आई कैन सी दैट इट हैज़ short range order plus long
रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों है? क्योंकि जैसा ये है वैसा ही पूरा इधर फैला होगा, इधर फैला होगा, इधर फैला होगा, इधर फैला होगा, सब तरफ आप कहीं से भी इसके सैंपल को या अरेंजमेंट को देखने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। सो दिस स्ट्रक्चर कंटेन्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब देखते हैं सेकेंड वाले में। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो आपको ये एक ऑर्डर दिखेगा जो लगभग थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है। इफ़ आई से दैट यस इट हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यहाँ पे भी है, आप इस दो को देखेंगे तो कहेंगे लगभग सिमिलर है, लेकिन अगर आप इसको और आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। सो आई कैन से दैट यस इट हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर but it doesn't have long range order। यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिसिंग है। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है सॉलिड का बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो दोनों में ही है, पर एक में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दूसरे में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट जो फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द वन विच हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड द वन विच डजंट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है इसकी प्रॉपर्टी में। तो जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते हैं वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ दैट इज दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। नाउ अगर आपको ये एक बार स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लियर है तो हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट रेंज कहते हैं। शॉर्ट रेंज यहाँ भी है, शॉर्ट रेंज यहाँ भी है, लेकिन इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं जबकि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते हैं। क्या इससे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी पर कुछ असर पड़ता है? द आंसर इज यस। मान लीजिए कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वाले जो सब्सटेंस होंगे उसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं। ये एक तरह के एटम, ये एक तरह के एटम, और जो ग्रीन वाले डॉट्स है वो कुछ दूसरे तरह के एटम है। अगर हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो ज़रा देखिए, यहाँ पर आप अगर देखो, आपको लेट्स से इट इज़ द टाइप ऑफ एटम ए, तो ए के पीछे ए के पीछे ए के पीछे कुछ ऐसा आएगा। एंड उसी वक्त अगर मैं सेम फिज़िकल प्रॉपर्टी को कुछ इस डायरेक्शन में मेज़र करने की कोशिश करूँगा तो सो ड्यू टू द अरेंजमेंट दिस इज़, यहाँ पर आपका पूरा ए टाइप ऑफ एटम था, यहाँ पर आपका एटम का अरेंजमेंट बदल गया। सो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो जो आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसके वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टी में हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लूँ, द कैल्साइट विच इज़ द क्वार्ट्ज बेस्ड क्रिस्टल। देखिए नॉर्मल क्वार्ट्ज बेस्ड क्रिस्टल मैं कह रहा हूँ या क्वार्ट्ज बेस्ड ग्लास कह ही टर्म एक ही होता है, लेकिन जिसे आप नॉर्मल ग्लास समझते हैं वो दरअसल एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। उसके बारे में बाद में देखूंगा। तो अभी मैंने कैल्साइट का लिया है जो कि एक क्वार्ट्ज बेस्ड क्रिस्टल होता है। इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे विच इज़ म्यू, तो इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आपको, दैट इज़ 1.4 to 1.6। सो यहाँ पर जो आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी होगा वो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट के वजह से इसके वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर आप ग्लास को लें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
विच इज़ नथिंग बट अ एमॉर्फस सॉलिड, और इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे तो 1.50 टू 1.52 के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशंस यहाँ कम देखे जाते हैं, जबकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशंस यहाँ पर ज़्यादा देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर को फॉलो करता है। ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी को देखोगे तो एक तरफ से कुछ और वैल्यू है, दूसरे तरफ से कुछ और वैल्यू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता है। लेट्स से मैं अगर कहूँ कि मुझे एक रैंडम अरेंजमेंट जैसा ज़्यादा लग रहा है, एक मैंने ऐसा बनाया और दूसरे को मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ जो भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे इन एनी डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग टू बी एवरेजिंग आउट। कुछ ऐसा लीजिए या आप ऐसा लीजिए, ये एवरेज आउट हो जाएगा, तो वेरिएशन आपको कम देखने को मिलते हैं। तो आप एमॉर्फस सॉलिड में चाहे किसी भी डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करें, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, उसमें वेरिएशंस कम आते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक नेचर और द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसो means same in all direction, isotropy, and this is an isotropy। तो यहाँ जो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, डेफिनेशन थोड़ी देर बाद आपको यहाँ लिख भी दूंगा, पर an isotropy means we are going to get the different value of physical properties in different direction. If you measure the physical property from different directions, it is going to be the different one। जबकि आप इसे चाहे किसी भी डायरेक्शन से इसको मेज़र कीजिए, प्रॉपर्टीज़ आर गोइंग टू बी सेम। तो मैं नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्लस एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक एग्जाम्पल है ही, इसी जगह पर इसके छोटे से डेफिनेशंस को ले लेंगे। As I explained just now, we can define the crystalline solid as a solid is said to be crystalline if its various constituent particle are arranged in definite geometrical pattern, और उस definite geometrical pattern की वजह से उसमें शॉर्ट रेंज भी डेवलप होता है एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी डेवलप होते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं विच हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट। नो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि उसमें शॉर्ट रेंज तो होंगे जैसा मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, बट देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दीज आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। इसकी वजह से जो दो प्रॉपर्टी डेवलप होती है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसमें एन आइसोट्रॉपी डेवलप हुआ। व्हाट इज़ एन आइसोट्रॉपिक? तो स्टार्ट मैं आइसोट्रॉपी से करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई अरेंजमेंट अगर नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, तो वो एवरेज आउट होकर के सेम आएगा। एग्जाम्पल ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी डायरेक्शन से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करें 1.5 से 1.52 के बीच। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी डायरेक्शन से मेज़र करने का मतलब, लेट्स से मेरे पास तो सिर्फ यही चीज़ है, अगर मैं इस तरफ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करूँ, यानी लाइट को इस तरफ से पास कराऊँ तो एक वैल्यू, लेट्स से इस तरफ से पास कराऊँ तो हो सकता है कुछ अदर वैल्यू हो। ग्लास के केस में चाहे आप ऐसे पास कराएं चाहे आप ऐसे पास कराएं, इट इज़ गोइंग टू गिव यू 1.5 एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है डायरेक्शन जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आइसोट्रॉपी मीन्स सेम वैल्यू। एन आइसोट्रॉपी आगे लग गया एन, यानी सेम वैल्यू का न होना, इट इज़ कॉल्ड द डिनायल। यहाँ पर अगर आप से ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करें, लाइट ऐसे दे तो कुछ वैल्यू देगा और यहाँ से देंगे तो कम्प्लीटली अलग ही वैल्यू देगा। एग्जाम्पल इज द कैल्साइट हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरीज बिटवीन 1.4 to 1.6। ये तो बात हुई डेफिनेशंस और उससे डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी के बीच में। एक और
इस अरेंजमेंट की वजह से जो चीज़ डेवलप होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जब भी टूटेंगे इट इज़ गोइंग टू गिव यू द शार्प एज। शार्प एज का मतलब है कि आप लेट्स से आप एक रबर को ले लें और अगर आप रबर को ब्रेक करोगे या ऐसे आप तोड़ें तो ये शार्प एज नहीं देगा, बड़ा खुरदरा एज देगा आपको। तो वो प्रॉपर्टी होती है एमॉर्फस सॉलिड की, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द शार्प एज। वहीं अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें, लेट्स से किसी भी मेटल को आप अगर कट करोगे देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू क्लीन शार्प क्लीवेज, यानी बिल्कुल शार्प कट आपको देगा। कोई भी मेटल हो अगर आप उसको बीच से कट करेंगे इट इज़ गोइंग टू गिव यू द शार्प एज। जैसे आप लोहे को ले लें, अगर आप उसको कट करते हैं लेट्स से, तो यहाँ शार्प एज है, आप हाथ लगाओगे हाथ आपका कट सकता है। लेकिन रबर जो कि एक एमॉर्फस सॉलिड है, आप उसको कट करोगे तो रबर आपने बचपन में देखा होगा, आप उसको तोड़ के देखते हैं तो उससे कोई शार्प एज नहीं बनता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में। तो अभी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में आपको डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी दोस। वेल, आई हैव अ टेबल टू समराइज द थिंग्स, the difference between the crystalline solid and the amorphous solid। पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज तो होगा लेकिन लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता। दूसरा, इट हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप while it doesn't have a definite geometric shape, that is the irregular shape। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है इसके ज्योमेट्रिकल शेप, लेट्स से कुछ क्यूबिकल शेप का होना या हेक्सागोनल शेप का होना। मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द एटम्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। थर्ड इज़ दैट इट हैज़ द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीज़न समझ लीजिए, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं तो किसी एक टेम्परेचर पर बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होकर वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप देखोगे वो यूनिफॉर्म है पूरे क्रिस्टल में। जबकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो कहीं अरेंजमेंट, याद कीजिए जो पहला मैंने ड्राइंग बनाया हुआ था, कहीं नज़दीक है कहीं दूर है, तो कहीं बॉन्ड पहले टूटेगा तो कहीं बाद में टूटेगा। सो इट मेल्टेड ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आप एक रबर ले लें, रबर को आप एक तवे के ऊपर रख दीजिए और नीचे से आप गैस को ऑन कीजिए, तो एक बार में सडनली वो मेल्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होगा आपका। दैट इज़ कॉल्ड दैट इट मेल्टेड ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बता दिया है, दैट इज़ एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को इससे कनेक्ट नहीं करना है, ये उल्टा है। Next is the definite heat of fusion। What is the heat of fusion? It is the amount of heat required to the given substance to change its state of matter, that is solid to liquid जाना। जैसे 0 डिग्री पर आपका आइस है और 0 डिग्री पर लिक्विड, तो जब मेल्ट होगा तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, लेकिन उसको हीट चाहिए स्टेट ऑफ मैटर को बदलने के लिए, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। सो सॉलिड हैज़ द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उसको आएगा, वो अपना स्टेट बदल लेगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होते, कहीं कुछ आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इट अंडरगो क्लीन क्लीवेज, यानी अगर आप उसको कट करेंगे तो शार्प कट हो। आप चीज़ को लीजिए और उसको कट कीजिए एक चाकू से, तो जैसा कट होता है वो होगा शार्प। और अगर आप एक से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ इज़ अ सॉलिड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। वाइल इट अंडरगो इरेगुलर कट, आप रबर को कट करेंगे तो बड़ा खुदरा सा सरफेस आपको जनरेट होगा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इरेगुलर कट विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड। द लास्ट इज दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रू सॉलिड? क्योंकि अब तक जो कुछ डेफिनेशन आपने सॉलिड के पढ़े हैं वो दरअसल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही आपने पढ़े थे। तो सारा जो डेफिनेशन है आपको ट्रू सॉलिड का यहीं पर मिलता है। डाउट यहाँ पर होता है, दैट इज़ जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो मीन्स बनाया हुआ सॉलिड है, या फिर आप उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। तो सुपर कूल्ड लिक्विड जरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं जो कि डे टू डे लाइफ में आपको लगता है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और वो है ग्लास विच इज़ द एमॉर्फस सॉलिड। आज के समय में कुछ पॉलीमराइज्ड ग्लास आप इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो सिलिका बेस्ड ग्लास होते हैं, दैट इज़ SiO2 बेस्ड ग्लास, तो लेट्स से कि अगर आप आज के ब्रिटेन में चले जाएं
जहाँ पर कि ग्लास के विंडो लगे हुए थे और वो 100 साल 200 साल बाद अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक मिल्की अपीयरेंस हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया। उसकी वजह क्या है कि लेट्स से कि अगर आप साइड से देखो ऐसा, जो आपको थिकनेस ऊपर दिख रहा है वही नीचे भी होगा, पर ग्लास इज़ बेसिकली अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ये बहता है। हाँ, दिक्कत ये है कि वो बहने की रफ्तार बहुत 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 स्लो है, इसको सालों लग जाते हैं बहने में। सो अब क्या हो गया है, ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, 60 पीरियड, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, अगर वैसे ग्लास बचे हुए हैं तो इसका ऊपर का थिकनेस कम हो गया और नीचे का थिकनेस ज़्यादा हो गया, ये बह के नीचे की तरफ ही आएगा। ये जो थिकनेस इसका कम हुआ है ये इसके फ्लो होने की प्रॉपर्टी को दिखाता है। सो दैट्स द रीज़न द ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जितने भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे बिहेव लाइक दिस। हाँ, थोड़े समय के लिए आप इसको कह सकते हैं कि ये आपको क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करता है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ग्लास में जो एक प्रॉपर्टी है कि जब ग्लास को आप गिराएं तोड़े तो उसमें भी शार्प कट होते हैं, दैट इज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे मेल खाती है, बट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होंगे। अगर आपकी यूनिट टेस्ट है तो ये काफ़ी जाना माना क्वेश्चन होता है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कॉपी में लिख भी लीजिए, इसके बाद हम लोग देखें। After seeing the classification based on the molecular arrangement, the order of arrangement, crystalline and amorphous, we are now going to see the classification based on the nature of constituent particle. पहली चीज़ ये है, और दूसरी उनके बीच में लगने वाले फोर्स, उसके वजह से हम पूरे सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड NaCl, हम लोग देखेंगे कि वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर सब डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में। इट कुड बी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल एंड हाउ इट वर्क्स, एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड कोवेलेंट और द नेटवर्क स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा जैसा आप डायमंड में देखते हो। आयनिक सॉलिड के लिए आप NaCl का पिक्चर अज्यूम कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में H2 है, Cl2 है, वो हम लोग देखेंगे। और मेटेलिक सॉलिड इट बिलोंग्स टू ऑल द मेटल्स। वेल, यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्स है उसमें से मैं 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। आयनिक सॉलिड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है एक वीक लैंडन फोर्स और द वीक डिस्पर्शन फोर्स, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। लेट्स से अगर मैं कहूँ वीक डिस्पर्शन फोर्स, मान लीजिए दिस इज एटम A and let's say that this is the atom B, और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव नहीं कर रहे होते तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आप देख सकते हैं, या आप अज्यूम कर सकते हैं that let's say we may have some electron cloud present here, वो सिमेट्रिकल होता, बट बिकॉज इट इज़ मूविंग रैंडमली ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ बढ़ गई और यहाँ कम हो गई, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कुछ इस तरफ आ गए। यहाँ पर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इट ट्राई टू अट्रैक्ट। अब ये जो दूसरे एटम जो उसके नज़दीक होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वापस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इस तरह से जो फोर्स आपका डेवलप हुआ है दैट इज़ कॉल्ड वीक डिस्पर्शन फोर्स। ये काफ़ी वीक फोर्स होता है।
दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक डाइपोल, दूसरा डाइपोल है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, लेट्स से HCl. So you already know that is it has the partial charge development due to the electronegativity difference. तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, that is called dipole dipole interaction. तो हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को ही देख लेते हैं एज पर द डेफिनेशन. वो पहले आपको ये फोर्स का कंसेप्ट क्लियर रखना है, दैट इज कॉल्ड द वीक डिस्पर्शन फोर्स. मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 11th का टॉपिक है. एंड दिस इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड. द फर्स्ट टाइप जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे उसमें 3 तरह के होते हैं. पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. एक चीज़ याद रखिए, इट इज़ गवर्न्ड बाय वीक लैंडन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स. इफ आई एम सेइंग H2, देखिए ये तो बॉन्ड हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. दिस इज योर वीक लैंडन फोर्स और द वीक डिस्पर्शन फोर्स. क्योंकि ये नेचर में सबसे वीक फोर्स है, इसके वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या H2 सॉलिड होता है? वेल, पहले यहाँ देखिए, इट हैज़ द लो मेल्टिंग एंड द लो बॉइलिंग पॉइंट. रूम टेम्परेचर पर तो ये आपको लिक्विड या गैस के फॉर्म में रहेंगे. मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को बहुत कम किया और अगर मैंने उसको सॉलिडिफाई कर दिया तो ये उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर लो टेम्परेचर पर आप इसको सॉलिडिफाई कर देंगे तो जो सॉलिड बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा. इट इज़ गोइंग टू बी द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज्ड आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हुआ है. द लास्ट इज द गैस और द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो द रिमार्केबल थिंग इज आइडेंटिकल एटम वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स देखा जाता है, या फिर आप नोबल गैस के बीच में भी आप इस फोर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस सो इट इज गवर्न्ड ड्यू टू द वीक लैंडन फोर्स. एंड व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? ये डेवलप होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है. ऑफ कोर्स ये भी होंगे तो सॉफ्ट, लेकिन इसके मुकाबले इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा होगी. ये सॉफ्ट तो होंगे लेकिन इससे थोड़े से हार्ड होंगे. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. HCl, SO2 जो आप जानते हैं कि एक पोलर मॉलिक्यूल हैं. अगर आप इसको लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई करेंगे ये भी सॉफ्ट होंगे लेकिन इसके मुकाबले थोड़े से हार्ड होंगे. अगेन दीज आर गोइंग टू बी द नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं होते या आयंस मौजूद नहीं होते. थर्ड, इट हैज़ अ कंपेरेटिवली हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. पर याद रखिए, इट इज़ कंपेरेटिवली हाइयर मीन्स आई एम कंपेयरिंग विथ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. द लास्ट, इट इज़ द यूजुअली लिक्विड एंड द गैस एट रूम टेम्परेचर. वेल, जहाँ तक इस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात है, आपने पहले भी पढ़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स. एग्जाम्पल मैं दे दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा. दैट इज़ H2O, NH3, which you can say is ammonia. वेल, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, पहला it exists as volatile liquid or the soft solid at room temperature. Let's say water, it is liquid. What do you mean by volatile liquid? ऐसे लिक्विड जो अगर आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो धीरे धीरे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज़ कॉल्ड द वोलेटाइल लिक्विड. या फिर ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, आप आइस को अज्यूम मत कीजिएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री और वहाँ पर वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. अगेन
it is not the good conductor of electricity. The reason remains same as the above two. Melting point and boiling point are comparatively higher than these two type, non-polar molecular solid और polar molecular solid से इसकी melting point ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसके बीच में फॉर्म हुआ है वो इन दो के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होता है. So this is all about the molecular solid. Now we are going to see ionic solid. Type of solid is ionic solid. Example ले लेते हैं NaCl, जिसे आप कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं. आपको ऑलरेडी पता है कि ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ होगा, वहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को पढ़ रहे होंगे. दैट इज़ K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ फोर्स होता है. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज. ऐसे जो फोर्स डेवलप होते हैं उसके वजह से इस तरह के आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है. क्योंकि लगने वाला फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफ़ी हाई होती है. सॉलिड स्टेट में यानी जब ये चार्ज अपने एक डेफिनेट ज्योमेट्री में होंगे तो वो फ्री टू मूव नहीं होते, क्योंकि मूव नहीं कर सकते, इसलिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे सॉलिड स्टेट में. लेकिन अगर आप इसको मेल्ट कर दें या आप इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, पानी में डाल दें, तो क्योंकि ये चीज़ वायलेट हो जाएगी, वो मेल्ट हो गया है तो अब ये चार्ज के फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन में मूव कर सकता है. हेंस इट शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट. द नेक्स्ट, this type of solid, that is the ionic solids, are generally soluble in polar solvent like water, but these are not soluble in non-polar solvent like kerosene or carbon tetrachloride. These are the brittles. अब इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये हार्ड होते हैं, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपने छोटे क्लास में पढ़ी हुई थी. इट हैज़ द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर डेवलप हुई है. नाउ इज़ द टाइम टू सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉलिड एंड दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क्स. हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे होते हैं तो एक दिमाग में कन्फ्यूजन बन जाता है दैट वी आर गोइंग टू डील विथ मैटर्स ओनली. नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स भी होते हैं जो आपको सॉलिड स्टेट में होते हैं. आप अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नोन सब्सटेंस देखेंगे, द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस देखेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी द डायमंड which comprise of this kind of a structure that is called covalent or the network solid. यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो नॉन मेटल को होंगे. याद रखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल में ही पाया जाता है. तो ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होते हैं? दे फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल. आपको मालूम है दैट इज फॉर्म दिस काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और फिर हर एक एटम वापस से इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा. और इट इज़ क्लियर है ना. और ये ऐसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक से शुरुआत होकर के नेटवर्क बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. और ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा. वन सच एग्जाम्पल इज़ डायमंड, और ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये डायमंड के ही हैं. we may say that there is a kind of solid which is the covalent, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है. ये काफ़ी हार्ड हैं. क्लास 10th में आपने इसको पढ़ लिया होगा कि these are not the good conductor of electricity. बट दूसरी तरफ अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे it is going to be something like this. होप आई एम क्लियर इनफ. मैं ज़रा जल्दी में इसको ड्रॉ कर दूँ. एंड इट हैज़ अ लेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक लेयर यहाँ है और एक लेयर ठीक इसके नीचे बन जाएगा. एंड सेम नाउ सी दिस एटम. मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूँ
that is going to be connected with this. Well, अगर आपको कुछ याद हो, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp2 नॉट द sp3. आप अगर कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखें तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा है, दैट इज़ फाइन. बट द 4th इलेक्ट्रॉन इज दिस. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन एंड द लेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इट डेवलप्स सम peculiar properties, that is, it turn out, the graphite turn out to be the good conductor of electricity, जबकि ये नहीं होते. साथ में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर नेचर, इट एक्ट्स एज द ल्यूब्रिकेंट, हेंस ये बड़े सॉफ्ट होते हैं. तो जो आप पेंसिल का लेड आप देख रहे हो और जिससे आप लिखते हो, पेंसिल का जिसे आप लेड कह रहे हो, वो इसी का बना होता है. सो इट इज़ हैज़ द लॉट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा लेयर है, कई सारे लेयर बने होते हैं, और जब आप उसको पेपर में लिखो तो एक मार्क छोड़ता हुआ जाता है. So generally I can say it has higher melting and boiling point. These are the exception. These are the hardest known substance. क्या ये brittle हैं? हाँ, ये brittle हैं, hard हैं. So these are the covalent network solid. The last is that we are going to see is the metallic solid. Type of solid is metallic solid. जैसा कि आपको नाम suggest कर रहा है, ये जो constituent particle होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ज़रा मैं इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर दूं. मेटल के आयन को मैं ऐसा पॉजिटिव ड्रॉ कर दे रहा हूं. आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेटल्स के आयंस होते हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं. तो हर एक का इलेक्ट्रॉन ऐसा, जो इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पॉजिटिव पार्ट में दिखा रहा हूँ, आई कैन से इट इज़ कैर्नल. व्हाट इज़ कैर्नल? न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं कैर्नल्स. लेट्स से आपका अगर ये न्यूक्लियस है तो ये जो इनर ऑर्बिट होंगे K, L, दीज आर कैर्नल्स. लेट्स से कि M साइड में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कैर्नल्स. यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते हैं, दोज कंप्राइज्ड ऑफ दिस. और यहाँ पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है. यू कैन से दैट दीज आर फॉर्मिंग द ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं? वो फोर्स जो इस तरह के पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन को क्रिस्टल में होल्ड करके रखता है. इट इज़ डन बाय मेटालिक बॉन्ड विच दिस इलेक्ट्रॉन्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन इट. जिसके वजह से जो आप मेटल कहते हैं, जैसे आप आयरन कह रहे हो, कॉपर कह रहे हो, सिल्वर कह रहे हो, गोल्ड कह रहे हो, सब में इसी तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बॉन्ड विच वी कैन सी. सो इट हैज़ डेवलपिंग सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो आप छोटे क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं. इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो मैं आस्क कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, ये क्रिस्टल के अंदर मूवेबल तो होते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकलते, जिसके वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डेवलप होती है. लश्यो, जो आपका मेटल का जो शाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड लश्यो. कुछ केसेस में ये कलर डेवलप करता है क्योंकि यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पहला उसकी साइज़ बड़ी भी होती है, मेटेलिक फोर्स भी होता है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं. याद रखिए, अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है, जो आप क्लास 11 में पढ़ते हुए आ रहे हैं. इट हैज़ द हाई डेंसिटी. इट अकाउंट्स फॉर द टू थिंग. पहला, यहाँ मेटल के जो एटम्स हैं उसकी साइज़ खुद ब खुद बढ़ती जा रही है. And it shows the common properties, that is the malleability, ductility. What is malleability? एक ठोक ठोक करके एक शीट के फॉर्म में बना देना, that is called malleability. And if you stretch it to make it a wire, that property is called ductility, which is being shown by this kind of metallic solid.
तो ये थे बेसिक्स, जो हैं तो बड़े आसान लेकिन है बहुत ज़रूरी आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए। उम्मीद है क्लासिफिकेशंस आपको क्लियर होंगे और क्यों कुछ सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ लैटिक और द यूनिट सेल। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इसे एक बार फिर से पढ़िए, सारे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तब तक थैंक यू।